नमस्कार। एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले टर्न पर प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात की थी। आज इसी क्रम में हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इस पर बात होगी। तो यूकैरियोटिक सेल जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग तरह की होती है। क्योंकि प्लांट सेल के कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, या कुछ एनिमल सेल में ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। तो इस वजह से आज हम यूकैरियोटिक प्लांट सेल की बात करेंगे और फिर अगले टर्न पर यूकैरियोटिक एनिमल सेल की बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक की पहचान बताई गई थी कि जिसका केंद्र जिसके न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो यूकैरियोटिक सेल है। अब यूकैरियोटिक प्लांट सेल क्या है, इस पर बात करते हैं। तो आपका एक जनरल स्ट्रक्चर है ये। आमतौर पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओवल शेप का होता है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे मतलब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम होने की वजह से। तो आप इस यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसे ज़रा ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाना एक यूनिक कैरेक्टर हो गया बाहर की तरफ। और इस सेल वॉल के साथ साथ सेल के अंदर जो दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं। खासकर वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल की पहचान है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते, प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं। और ये वैक्यूल्स आपको लार्ज वैक्यूल दिखाई दे रहा है, ये वैक्यूल्स आपका, और ये वैक्यूल्स, और बीचों बीच आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में देखिए पोर है, जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस है, जिसको हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, और जिसमें राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है, कलर्ड पार्ट जिसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है, इसके अंदर डीएनए होता है। और इसके बाहर देख लीजिए कि न्यूक्लियस से जस्ट लगा हुआ यहाँ पर इसको RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कॉन्सेप्ट है कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, तो उन्हें रफ कहा जाता है। और जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके साथ साथ देख लीजिए आपका जो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, यहाँ आपका क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये ग्रेनम कहलाता है, जो थाइलेकोइड से बनता है। और दो ग्रेनम को जोड़ने के वाले बीच में इसको बोलते हैं आपको स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है इसे, ये स्ट्रोमा है। और यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है, जो एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। और उसके चारों तरफ आप देख लीजिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट सेल में जो ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहे जाते हैं, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। इनका खुद का अपना डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए अपना पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए पाया जाता है। इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स के जस्ट पीछे यहाँ पर ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बहुत सारे वर्क होते हैं, जब माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा जाएगा उस वक्त बताया जाएगा। अभी स्ट्रक्चरल चीज़ों को आप समझिए। यहाँ पर देख लीजिए कि ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल के बीचों बीच में एक जगह है आपका इंटरकनेक्शन है, जिसको प्लाज्मोडेस्मा कहा जाता है। और इसी के थ्रू एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब किसी सेल से प्लांट सेल से प्रोटोप्लास्ट को ऑब्टेन करना होता है, तो सबसे पहले जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है उसको डिज़ोल्व करते हैं।
जो अगर मैकेनिकली यानी लैब के अंदर ऐसा किया जाता है तो प्लाज्मोडेस्माटा 2 सेल को कनेक्ट करने की तरह से काम करती है। और ये आपका जो वैक्यूल्स है, इस वैक्यूल्स के अंदर, इस सेल्स के अंदर जब मेटाबॉलिकल प्रोसेस होती हैं तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल निकलते हैं, जो डिसऑर्गेनाइज्ड मटेरियल जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, जो बाद में पास आउट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जिसमें सिलिया फ्रैजिला बनाते हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल बताया जाएगा इसका वर्क क्या है, ये कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। और ये आपके देख लीजिए कि सेल वॉल के जस्ट पीछे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट उसी तरीके से होती है जैसे एनिमल में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी प्रोटीन बाइड लिपिड लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब, तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कंपाउंड कितना होता है, कितने परसेंटेज में होता है और क्या वर्क है उसका। तो एक तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल्स का, यूकैरियोटिक सेल्स का, जिसमें 3 आइडेंटिफाइंग फीचर हो गया। पहला मेजर, जिसमें एक सेल वॉल हो गई, दूसरा सेंट्रल वैक्यूल्स हो गया, तीसरा आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, और चौथा ये है कि जैसे सेंट्रियोल्स जो है वो सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स में नहीं होते, एनिमल सेल्स में होते हैं, बट इन लोअर प्लांट जस्ट लाइक एल्गी, सम एल्गी में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जबकि हायर प्लांट में आप देखेंगे तो वहाँ पे सेंट्रियोल्स नहीं होते। और यूनिक फीचर में यहाँ पे देख लीजिए कि ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है, और एनिमल सेल्स में इसको गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। तो डिक्टियोसोम्स या गोल्जी बॉडी का मेन वर्क ये होता है कि एक तरह से वो ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो निकलते हैं, उनको एक तरह से पास आउट करने का काम करता है। तो डिक्टियोसोम्स, डिक्टियो मीन्स होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, सोम मीन्स होता है बॉडी, नेट लाइक स्ट्रक्चर अगर दिखाई देते हैं, जिसको आप प्लांट सेल्स में गोल्जी, एनिमल सेल्स में गोल्जी बॉडी कहते हैं, और यहाँ डिक्टियोसोम्स कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। तो इस मेजर फीचर यही है। बाकी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको यहाँ पे शो नहीं किया गया है, जैसे राइबोसोम्स है, पैराक्सीसोम्स है, ग्लाइऑक्सीसोम्स है, और इस तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जब इस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिर सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल वॉल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ग्लूकोज की चेन कैसे जुड़ती है एक दूसरे से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इनका कंपोजिशन होता है। तो ये सब चीज़ें डिटेल पढ़ेंगे हम लोग अगले टर्म पर। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर आप देख लीजिए प्लांट सेल का। ये शेप थोड़ा सा ओवल शेप में आता है, और मेन फीचर यही आपका सेल वॉल है, जिसके आधार पे आप ये पहचान सकते हैं कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो अगले वीडियो में फिर